Good morning, students. Tell me about the audio. Good morning, Sunny. Good morning, ma'am. Tell me about the audio. Good morning, Nikita. Good morning, ma'am. Good morning, Raghuveer. Yes, good morning, Vaishnavi. Good morning, Tanishka. Good morning, Aryan. Very warm welcome to all of you. Yes, good morning. Good morning, Naman. Good morning, Gautam. Good morning, Navdeep. Good morning, अंजलि. बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को इस तरह से देखकर कि आप इतने डेडिकेटेड हो अपनी पढ़ाई के लिए. जैसे ही क्लास का टाइम हुआ और आप सब ज्वाइन करते हो, आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी स्टडीज को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो. देखो, जैसे कि मैं समझ सकती हूँ सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी ना क्लास टेस्ट की. कल हमारा क्लास टेस्ट है. स्कूल कब खुलेंगे रघुवीर? नो आइडिया. कुछ नहीं कह सकते अभी स्कूल के बारे में अभी. ओके, तो अभी आपको लाइव क्लासेस में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या रघुवीर? स्कूल की इतनी याद आ रही है. टीचर से तो आप रोज मिल ही रहे हो. लाइव आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ लेते हो जो भी प्रॉब्लम होती है. गुड मॉर्निंग अफान. गुड मॉर्निंग सोनाक्ष. अच्छा, मजे वाली बात है. मजा आएगा तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे ना. स्कूल की बात अलग है, बिल्कुल समझ सकते हैं. स्कूल जैसा माहौल, स्कूल वाला जो एनवायरनमेंट है वो हमें नहीं मिल सकता. बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लो. ठीक है, जैसे कि आप जानते हो बोर्ड के जो हमारे एग्जाम है उन्हें 2 टर्म में डिवाइड कर दिया. तो अगर हम सोचें तो बोर्ड के लिए अभी हमें 7-8 महीने नहीं इंतजार करना है. नवंबर दिसंबर में आपको बोर्ड मिल जाएगा. जुलाई आपका गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ है आपके पास. फिर नवंबर दिसंबर आपका रिवाइज करना है आपको. आपके प्री बोर्ड्स होंगे, आपकी क्वेरीज होंगी. यस, गुड मॉर्निंग भावेश. गुड मॉर्निंग अंजलि. वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू. देखो, प्री बोर्ड में भी एमसीक्यू आएंगे ना? प्री बोर्ड, हाँ, फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू ही आएंगे. तो थ्रू आउट स्टडी करनी होगी. एक एक लाइन आपको पढ़नी होगी अच्छे से. 16 से अनऑफिशियली खुल जाएंगे 12th क्लास के लिए. नहीं अफवान, ऐसा कुछ नहीं है. अनऑफिशियली से मतलब ये अफवान 16 से देखो हमारे हाथ में नहीं है ना इस तरह से खोलना स्कूल. गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. इंग्लिश में एमसीक्यूज कैसे आएंगे? इंग्लिश में एमसीक्यूज में कोई नहीं प्रॉब्लम थोड़ी है. आपकी ग्रामर है, आपका जो कोर्स रीडर वाला पार्ट है वहां से आ सकते हैं. ठीक है, इंग्लिश वाले टीचर से डिस्कस करना. ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल डीप स्टडी करनी होगी एमसीक्यूज. यस, ऐसे कैसे आएगा? देखो, हो सकता है कि सिलेबस में या पैटर्न में कुछ चेंज कर दें ना. अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई गाइडलाइन, कोई सर्कुलर नहीं आया है. बोर्ड ने कहा था कि इस मंथ के लास्ट तक सब क्लियर हो जाएगा. तो देखते हैं. ठीक है, हो सकता है कि ऐसे वाला पार्ट आपके सेकंड टर्म के लिए रखा गया हो इंग्लिश में. ओके, मैं कुछ नहीं कह सकती. यस, फिजिकल में भी एमसीक्यूज आएंगे. अभी आपका जो कल आपकी केमिस्ट्री का कल है, परसों आपका फिजिकल का है. तो वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी. इसीलिए आपका क्लास टेस्ट हो रहा है कि आप अपना जो आपका FA1 होने वाला है ना उसके लिए तैयार हो जाओ. लेटर कैसे ऑप्शन में आएगा? या आप अपने इंग्लिश टीचर से डिस्कस करो ना. ओके, या हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में तो आपको पता ही है ऑप्शनल आ सकते हैं आपको. जैसे कि अभी सॉल्यूशन आप पढ़कर आए हो. ओके, सॉल्यूशन आपको पढ़ा दिया. वहां से किसी का भी कोई भी प्रॉपर्टी आपको फाइंड आउट करवानी है. जैसे कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आपको वैल्यूज दे दी सारी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको अपना पूरा सॉल्व आउट करना है और जो प्रॉपर्टी आ रही है उस पर टिक डाउन करना है. ओके, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे मोस्ट ऑफ. और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ो.
वहां से क्वेश्चंस मिलेंगे, हर लाइन में से क्वेश्चन मिल सकता है। फिजिकल में भावेश चैप्टर नंबर 4 और 5 ही है ना, या फिर 5 है? तो चैप्टर नंबर 5 है आई थिंक। हाँ आर्यन, यस चैप्टर नंबर 5 ही है। फिर FA1 में 4 और 5 दोनों दे देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, हो गया सारा डिस्कशन। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमने कल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा था, कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन होती है। डैनियल सेल क्या होता है, जब आप जिंक और कॉपर यूज कर रहे हो तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डैनियल सेल कहते हो। और वोल्टिक सेल भी आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही कहा जाता है। अब फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो वही चीज हम यहाँ एक बार सेल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। आपने सेल का ओवरऑल रिएक्शन देखा था कि सेल किस तरह से रिएक्शन, सेल की जो रिएक्शन है वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप सेल रिप्रेजेंटेशन देखोगे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल रिएक्शन। इस तरह से आपने ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखी थी कि पहले वो जिंक था, Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, एक्वस में आ गया। फिर वो कॉपर+2 था, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। वो सारा आपने रिएक्शन की फॉर्म में लिखा था। यहाँ पर सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है, देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम एनोड पर होने वाली रिएक्शन, स्टार्टिंग में हम एनोड पर होने वाली रिएक्शन लिखते हैं, फिर डबल वर्टिकल लाइन से सेपरेट करके कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, कोई सा भी सेल हो, हम डैनियल सेल का डिस्कशन करेंगे, कोई सा भी सेल हो, पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड पर, आपका हमेशा एनोड रहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड की रिएक्शन, फिर डबल वर्टिकल लाइन लगा दो और राइट हैंड साइड पर कैथोड की रिएक्शन लिखोगे। इन केस ऑफ डैनियल सेल, इन केस ऑफ डैनियल सेल क्या होता है, डैनियल सेल में जिंक और कॉपर होता है। तो देखो कैसे, सबसे पहले तो आपके पास क्या था, जिंक था, जिंक था ना आपके पास, वो किस में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेशन के थ्रू, लाइन से सेपरेट करोगे Zn+2 में कन्वर्ट हुआ। समझ में आ रहा है, जिंक किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, Zn+2 कन्वर्ट होकर कहां चला गया, एक्वस सॉल्यूशन में चला गया। ये तो हो गई एनोड की रिएक्शन। फिर डबल वर्टिकल लाइन, पहले आपके पास कॉपर था या Cu+2 था, पहले आपके पास Cu+2 था, कहाँ था वो, एक्वस सॉल्यूशन में, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है उसमें CuSO4 की फॉर्म में पड़ा हुआ था। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल लाइन से बताओगे आप, कॉपर में, का रिडक्शन हो गया, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये डैनियल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन है। सिंगल लाइन जो है वो आपकी एक ही सेल में होने वाली रिएक्शन को सेपरेट करती है, जबकि डबल वर्टिकल लाइन आपकी दो अलग अलग सेल ही है ना, ये तो एनोड वाला सेल था, कैथोड वाला सेल, तो डबल वर्टिकल लाइन दो अलग अलग सेल की रिएक्शन को सेपरेट करती है। क्लियर? तो यहाँ पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिंगल और डबल वाला भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। डबल स्लैश सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंट करता है ना? हाँ, सॉल्ट ब्रिज भी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो दो अलग अलग रिएक्शन के बीच में होने वाला रिएक्शन को सेपरेट करता है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज लिख लो, बहुत अच्छी बात है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। अब मैं आपको बता देती हूँ सिंगल और डबल लाइन का रिप्रेजेंटेशन क्या है। सिंगल वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन सेपरेट solid and aqueous of same electron.
सिंगल वर्टिकल लाइन किसको सेपरेट करती है? एक ही इलेक्ट्रोड की सॉलिड और उसकी एक्वस स्टेट को। तो ये आपको पता है, ये एक ही इलेक्ट्रोड था जिंक, इसकी पहले हमें सॉलिड स्टेट थी, जो स्टेट पहले थी वो लिखना है, रिएक्शन के बाद जो स्टेट आई वो आपको बाद में लिखना होती है। फिर हम बात करेंगे डबल वर्टिकल लाइन की। डबल वर्टिकल लाइन show the presence of solid bridge and separate reaction of two different electrodes. ओके, तो इस तरह से सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा जाता है, यानी सेल की रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सिंगल लाइन किसे बताती है, डबल लाइन किसे बताती है, वो चीज हमने देख ली। ठीक है, सिंगल लाइन के दोनों तरफ आपको पहले जिस स्टेट में था इलेक्ट्रोड वो लिखना होता है, यहाँ पर आपको जो बाद में स्टेट में था वो लिखना होता है। फिर चाहे वो एनोड पर हो या कैथोड पर हो, पहले आप एनोड की रिएक्शन लिखते हो लेफ्ट हैंड साइड पर, फिर डबल वर्टिकल लाइन और कैथोड की रिएक्शन। क्लियर हुआ सेल रिप्रेजेंटेशन। अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम 2 दिन से पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट की, 2 लेक्चर हमारे हो गए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे सामने बार बार नाम आ रहा था, तो मैंने आपको बता दिया था, एक जनरल वे में हमने समझ लिया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जितना कम होगा, यानी इसे कम एनर्जी की जरूरत है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने में। समझ में आ रही है चीज? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कम, यानी ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसका पोटेंशियल कम है, बहुत आसानी से लूज कर देता है ये इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ऑक्सीडेशन होता है उसका। समझ में आ रहा है? तो उस पर्टिकुलर मेटल को आप ऑक्सीडेशन की तरह एनोड की फॉर्म में ले सकते हो, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है। फिर हम बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हायर वैल्यू, तो जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है, ठीक है, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है, यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज करने में थोड़ा टाइम लगाएगा, तो इतने में तो कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो वो फटाफट से उसको गेन करने का काम करेगा। लूज करने में टाइम लगा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करता है कि ये लूज नहीं कर पाएगा, बट ये गेन कर लेगा लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन गेन करते ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करते ही रिडक्शन हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर मेटल को जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है, आप कैथोड की फॉर्म में ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। क्लियर हुआ ये चीज? तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, कैसे जनरेट होता है, यहां ध्यान से देखो। ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है, ये जिंक सल्फेट है, ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड। ओके, यहां लिख देते हैं। ये आपका हाफ सेल है, अभी आपने इसको जोड़कर बैटरी नहीं बनाई है। हम, क्या ब्लर हो रहा है नमन? अभी क्लियर है? बोर्ड पर जाने के बाद तो देखो आपके जो मेरा वॉइस है उसमें होती है प्रॉब्लम। फटाफट बताओ नमन, अब तो प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है,
जिंक सल्फेट है आपका, जिंक रॉड डिप है, ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड को शो कर रहा है, ठीक है। एनोड है जो आपका, ये आपका हाफ सेल है। अब इसमें देखो कैसे इलेक्ट्रो पोटेंशियल जनरेट होता है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपके क्या पड़े हुए हैं, Zn+2 पड़ा हुआ है, ओके। अब ये Zn+2 देखो, यहाँ हमें पता है कि जिंक का पोटेंशियल क्या है, कॉपर के कंपेयर में जिंक का पोटेंशियल कम है, लोअर है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लोअर है, तो जिंक इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लूज किया उसने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद देखो क्या होता है, ये जिंक है, पोटेंशियल कम है, दैट्स व्हाई कन्वर्ट हो रहा है और आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ये तो सबको समझ में आ रहा है। अब ये जो Zn+2 बने हैं, ये कहाँ जाएंगे, यहाँ जिंक पे से। अभी तो जिंक रॉड थी, इतनी मोटी सी रॉड है आपके पास जिंक, जिसका इलेक्ट्रॉन कम है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम है। ये तो देखो वैसे हो गया ना, आप समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वोल्टेज में मेजर करते हैं, जितना कम वोल्टेज देंगे इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से जल जाती है ना, वही वाली चीज है। तो जितना कम वोल्टेज चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो अपनी एक्टिविटी को शो करता है। कोई भी पर्टिकुलर मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करके, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी होगी उसकी, उतना ही अच्छा वो क्या होगा, अपनी एक्टिविटी शो करेगा कि मैं इतना एक्टिव हूं, देखो मैंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और रिएक्शन कोई भी आपको करवानी है, वहां आपको इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन आता है या इलेक्ट्रॉन जाता है, ऐसे हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो Zn+2, अब यहाँ पर रॉड, यहाँ पर आपकी जिंक, एक जिंक रॉड नजर आ रही है, बट उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, समझ में आ रहा है ना चीज, बहुत सारे एटम है एक अकेले जिंक रॉड में। तो उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 बना रहा है, और वो Zn+2 कहाँ आ रहे हैं, यहाँ रॉड से यहाँ पर आ रहे हैं। समझ में आई ये चीज, विजिबल है सभी के लिए। ये जो Zn+2 है, ये रॉड से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इस एक्वस सॉल्यूशन में। Zn+2 आ गया, जब प्लस चार्ज यहाँ आ गया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज रहा, इस रॉड पर कौन सा चार्ज रहा, माइनस चार्ज रहा, माइनस 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 माइनस, ठीक है। एक ही एटम तो नहीं था, बहुत सारे एटम थे। वॉइस नॉट क्लियर, देखो ये तो नेटवर्क की प्रॉब्लम में चलती रहेगी, ठीक है ना, परेशान मत हुआ करो इसके लिए। ओके, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है वॉइस को क्लियर करने का, करते रहो आप लोग। तो ये चीज समझ में आई, क्लियर हो रहा है ना ये आपको, कि आप वॉइस का नोटिफिकेशन ना देकर ये बताओ कि जो मैंने अभी जिंक हाफ सेल के लिए आपको एक्सप्लेन किया है, क्या वो क्लियर है। मैम ये Zn+2 क्यों बन रहा है, सोल्यूशन तो ZnSO4 का ही था ना। इतने छोटे छोटे टर्म आपको समझ में नहीं आते मयंक। देखो ZnSO4 था, ठीक है, तो यहाँ पर SO4- भी पड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है, दोनों है यहाँ पर जिंक सल्फेट में, बट हमें काम किससे है, Zn+2 से है, क्योंकि हमने जिंक का इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है, हमें सल्फेट से लेना देना नहीं है, सिर्फ बीच में अटका नहीं रहे हम उसको। मयंक क्लियर हुआ, जल्दी बताओ मुझे। छोटी छोटी सी चीजें हैं ये ना, इसमें इतना परेशान मत हुआ करो, फास्ट जल्दी बताओ मयंक, ठीक है। हमें काम किससे है, Zn+2 से है, सल्फेट का कोई लेना देना नहीं है, वो सोल्यूशन में बना हुआ है। ओके, ये चीज क्लियर हुई ना। यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम था, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर दिया। ओके, यानी कम एनर्जी पर इसका इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। इलेक्ट्रॉन लूज होते ही यहाँ देखो Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, और वो Zn+2 कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, एक्वस सोल्यूशन में शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट हो गए एक्वस सोल्यूशन में। तो जब जिंक में से Zn+2 चला गया तो क्या बचा, इलेक्ट्रॉन्स बचे ना। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस रॉड पर इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए नेगेटिवली चार्ज होती है। इसीलिए जिंक रॉड कैसी होती है, कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज होती है। ओके, अलोन में आपने यही तो देखा था, एनोड है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, नेगेटिवली चार्ज होगा और हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो वो सब यहाँ पर हो रहा है। समझ में आया। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इसको आप चार्ज सेपरेशन कह सकते हो, चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, आपने लिया तो जिंक था, बट
सेपरेट हो गए चार्ज, प्लस चार्ज एक्वस में आ गया, माइनस चार्ज यहाँ पर आ रहा है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अगर आप इसे इस सोल्यूशन को ऊपर तक ले लो, यहां तक ले लो, तो यहाँ पर Z+2 पड़े हुए हैं, प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस और प्लस आया। समझ में? चार्ज सेपरेट हो गया, जिंक रॉड पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ओके, और सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज चला गया? पॉजिटिव चार्ज चला गया। तो चार्ज का सेपरेशन हुआ। इस चार्ज के सेपरेशन की वजह से ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है। क्लियर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों जनरेट होता है? ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के सेपरेशन की वजह से ही पोटेंशियल जनरेट होता है, और वो पोटेंशियल यहां जनरेट हो गया इसके बाद। अब हम कॉपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर विजिबल है सभी को? ये कौन सा सोल्यूशन है? CuSO4। अब ध्यान से सुनेंगे, CuSO4 है, Cu+2 SO4-2 दोनों पड़े हुए सोल्यूशन में, बट हमें किससे काम है? Cu+2 से काम है। तो यहाँ पर हम Cu+2 लिखेंगे। रॉड डिप की आपने कॉपर की, यहाँ पड़े हुए आपके काफी सारे Cu+2 एक्वस आयन। ओके, अब देखो क्या काम होने वाला है यहाँ पर। इसका पोटेंशियल हायर है, पोटेंशियल इसका हायर है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने में क्या करेगा? थोड़े से नाटक करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। ये काम करेगा कि ठीक है, आप मुझे इलेक्ट्रॉन कहीं से लाके दे दो, मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। कहां से आएंगे इलेक्ट्रॉन? कहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन? आपके सिंक के पास है ना, रॉड पर इतना सारा नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में यहाँ प्रोसीड हो रहा है। क्लियर? अब देखो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर क्या काम करने वाले हैं? यहाँ जो कॉपर +2 आयन है ना, उसे न्यूट्रल करने का काम करेंगे ये इलेक्ट्रॉन। समझ में आई ये चीज? प्लस और माइनस के बीच में ही रिएक्शन होती है, तो यहाँ के जो +2 आयन है ना, उनके साथ क्या करने वाला है ये इलेक्ट्रॉन? उनको न्यूट्रल करने वाला है। तो अब ध्यान से देखो, Cu+2 यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ रॉड पर जा रहे हैं, रॉड पर इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ से प्लस चार्ज रॉड पर जा रहा है। ध्यान से सुनो, रॉड पर प्लस चार्ज जा रहा है, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, रॉड पर जाके इकट्ठा हो रहा है और इंतजार कर रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन का, और न्यूट्रल होकर फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में, और यहीं पर डिपॉजिट हो जाता है। ये क्लियर है ना सबका? देखो ध्यान से, ये Cu+2 है, लूज है और कन्वर्ट हो गया किसमें? जानते हो इसको? तो ये Cu+2 यहाँ से कहाँ गए? यहाँ चले गए। समझ में आया? यहाँ से यहाँ चले गए, क्यों? क्योंकि कॉपर खुद इंतजार कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन आ जाए तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ओके, इलेक्ट्रॉन आ जाए तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, तो उसके लिए इस प्लस चार्ज को यहाँ पर जाना पड़ा। इसीलिए कॉपर पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर हुआ? अब इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर, इनके बीच में रिएक्शन हुई, कॉपर बना, कॉपर यहाँ जमा हो गया। अब यहाँ भी चार्ज का सेपरेशन हुआ या नहीं हुआ? बताओ मुझे, कैसे समझोगे इसे? कॉपर की रॉड पर तो प्लस जमा हो रहा है यहाँ, और अगर आप आसपास के सॉल्यूशन की बात करो तो सॉल्यूशन में से Cu+2 तो रॉड पर जा रहे हैं, तो Cu+2 कम हो रहे हैं, और कौन बढ़ रहा है? मयंक। अब काम आएगा हमारे यहाँ पर SO4-2, तो कौन सा चार्ज बढ़ रहा है यहाँ सोल्यूशन में? माइनस चार्ज, जो आपका कॉपर सल्फेट था। यस मयंक, वेरी गुड। ठीक है, अब वो SO4-2 की फॉर्म में यहाँ जमा हुआ है रॉड के आसपास। ठीक है, तो यहाँ भी चार्ज का सेपरेशन हो गया और इनमें पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो ये होता है चार्ज का सेपरेशन। लिख सकते हैं इसको, सेपरेशन ऑफ चार्ज। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको नोट करना है या नोट्स में लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि चार्ज का सेपरेशन कैसे होता है, कैसे चार्ज सेपरेट होते हैं और कैसे पोटेंशियल जनरेट होता है। ये क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लेना चाहो समझने के लिए तो ले सकते हो,
फिर आगे चलते हैं हम। ओके, चार्ज का फॉर्मेशन समझ में आया सभी को? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम it is the tendency to lose or electrons. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना और लूज करना, यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब कैसे जनरेट होता है? कैसे जनरेट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अभी मैंने बताया, फास्ट लिख कर बताओ चैट में जल्दी से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल due to the what is the reason? Transfer of electron, yes, separation of charge. Yes Sarah, separation of charge, good. So potential generated due to the separation of charges. और कैसे चार्ज सेपरेट होते हैं वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। और वो चार्ज सेपरेशन डिपेंड करता है पोटेंशियल पर, और पोटेंशियल क्यों जनरेट होता है? क्योंकि चार्ज सेपरेट हुए उनकी टेंडेंसी की वजह से। क्लियर हो गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताती हूँ, लिख लेंगे हम उसे अच्छे से कि लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या होता है और हायर से क्या होता है। lower value of electrode potential the value to lose electron. इस चीज को ध्यान में रखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू लोअर होना इट मींस, बट मैम ये चार्ज है, रोड के बीच में चार्ज डिफरेंस है, इसमें सोल्यूशन के चार्ज डिफरेंस, रोड के बीच में चार्ज है। देखो रोड पर चार्ज सेपरेट तभी तो होगा जब सोल्यूशन काम करेगा। आप सिर्फ रोड को रख दोगे तो चार्ज, ठीक है, उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, बट वो जो चार्ज बना रहा है वो भी तो कहीं ट्रांसफर होगा ना, वो सॉल्यूशन में ट्रांसफर होगा, तो सॉल्यूशन हेल्प कर रहा है उसकी चार्ज सेपरेशन में। यस अफान, वेरी गुड, ठीक है। रघुवीर समझ में आया? आयंस का फ्लो तो होगा तो कोई मीडियम तो चाहिए ना, ओके। So lower value of electrode potential means higher the value to lose electron and to be oxidized. इसे दिमाग में बैठा लो, बहुत सारे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको दो मेटल्स दे दी जाए, दोनों का इलेक्ट्रो पोटेंशियल आपको याद कुछ नहीं करना, आपको देगा एग्जाम में कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है, इसका इतना है, अब कंपेयर कर लो किसका कम है, तो फौरन आप बता दोगे इसका कम है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन करेगा, इट मींस इसको एनोड की तरह काम में लेंगे। वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको दो मेटल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिए जाते हैं, पूछते हैं कि बताओ इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन सा मेटल इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, कौन सा कैथोड की तरह। सिंपल है, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो यानी वो एनोड की तरह काम में आएगा। क्लियर? एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है।
ये क्लियर हो गया। फिर इसके जो सपोज हायर वैल्यू ऑफ ईटी, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईटी, लोअर टेंडेंसी, क्या कह सकते हो, higher tendency to get electron to be reduced। बस ये चीज ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हायर हो गया, हायर यानी ज्यादा एनर्जी चाहिए लूज करने के लिए, नहीं कर पा रहा लूज, एक्टिविटी नहीं शो कर पा रहा, बट ये न्यूट्रल लेकर क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम करेगा, जैसा कि कॉपर कर रहा है। इस चीज को एक बार नोट डाउन करो। तो हम यहाँ बात करें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जिंक एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। जिंक का अगर आप बात करो तो -0.76 और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है, और कॉपर का 0.34 वोल्ट, इतना होता है टोटल। किसका ज्यादा नजर आ रहा है आपको, किसका कम नजर आ रहा है, एक बार मुझे बताओ। पोटेंशियल की वैल्यू किसकी हायर दी हुई है, कॉपर के लिए 6 है। फास्ट टेल मी, यस यस, वेरी गुड, आप सभी सही कह रहे हो। कॉपर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर है, 0.34 है, जबकि जिंक का -0.76 है, नेगेटिव में है। तो लोअर किसका हो गया, जिंक का हो गया। तो जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और एनोड की तरह काम करेगा। यस, ऑल ऑफ यू आर राइट। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं, कैसे जनरेट होता है वो हमने देखा, किसका कितना होता है, कुछ एक पर्टिकुलर है जो आपको लर्न करने, बाकी आपको एग्जाम में देता है कि इसका पोटेंशियल इतना है, इसका पोटेंशियल इतना है। क्लियर हुआ। अब एक टर्म आता है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में भी। स्टैंडर्ड लक्ष्य नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है, तो वैल्यू है, नंबर है, नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो, नेगेटिव में है यानी कि कम है, पॉजिटिव में यानी कि ज्यादा है। ओके, सो अब ऐसा नहीं है, चीज ध्यान में सुनना, ऐसा नहीं है कि जो जिंक है ना, आपने अभी डैनियल सेल में लिया तो जिंक पर हमेशा ऑक्सीडेशन हो गया, जिंक हमेशा एनोड की तरह काम करेगा, ऐसा नहीं है। आप जिंक से कम पोटेंशियल वाला कोई ले आओ, कोई मेटल ले आओ जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जिंक से कम है, तो वो जिंक से पहले इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। समझ में आ रहा है। तो उस केस में जिंक फिर क्या करेगा, जिंक वहां पर कैथोड की तरह काम करेगा। ये तो सबका क्लियर है ना, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन मत रखना कि जिंक हमेशा एनोड की तरह काम करता है या जिंक पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किन्हीं दो पर्टिकुलर मेटल की, तो हमें कंपेयर करके देखना होता है कि कौन यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। जैसे कि देखो, दो मेटल अगर हमें दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लिया सभी ने, जैसे कोई दो मेटल है, एक का है 0.3, एक का है 0.5। किसका पोटेंशियल कम है यहाँ पर, कौन सा पोटेंशियल का वैल्यू कम है, 0.3, ठीक है। तो यानी ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। ये पोटेंशियल की वैल्यू हायर है तो ये कैथोड की तरह काम करेगा। ओके, और अब मान लो कि आपने यहाँ, मान लो आपने 0.5 की जगह 0.2 वोल्ट वाला ले लिया। अब किसका कम हो गया, अब उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, जो पहले आपका एनोड था वो कैथोड बन जाएगा और ये एनोड बन जाएगा।
ओके, तो कहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ रिडक्शन होगा, कौन एनोड की तरह काम करेगा, कौन कैथोड की तरह काम करेगा, ये डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। और सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिल्कुल फिक्स्ड है, हर एक का हमें साइंटिस्ट ने डिस्कवर करके दिया है, हमें कुछ नहीं खोजना, ठीक है, हमें सिर्फ उसे यूटिलाइज करना है। तो देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक टर्म आती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सब समझ गए। अब स्टैंडर्ड है कि जब आप ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करते हो तो आप उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हो। क्लियर हो रहा है? अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन है कि जब आपने सेल का जो सोल्यूशन लिया है उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, प्रेशर अगर गैसियस इलेक्ट्रोड है तो प्रेशर 1 atm हो, ओके, और उसके अलावा टेम्परेचर की बात हो रही है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 298 केल्विन उसे कह दो, इतना टेम्परेचर हो, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। और हर एक इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, जैसे अभी आप जिंक की बात कर रहे थे, जिंक का -0.76 है, कॉपर का 0.34 है, तो ये सारे जो है ना ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर मेजर करके हमारे सामने रिप्रेजेंट किए गए, स्टैंडर्ड कंडीशन के में ही होते हैं। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है वो आपके सामने लिखी हुई है, तो लिख लो इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। When electrode potential measured in standard condition, कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन? कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 atm, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या आप कह दो 298 केल्विन। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। इन स्टैंडर्ड कंडीशन में हर एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करके हमारे सामने लिस्ट की फॉर्म में रखा गया है, जिसे मेटल एक्टिविटी सीरीज हम कहते हैं, वो आपके एनसीईआरटी में दी हुई होगी, जिसमें जो मेटल थे उनको जमाया हुआ है, इलेक्ट्रोड एक्टिविटी सीरीज है मेटल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सबसे कम वैल्यू, फिर उसके बाद रेगुलर बढ़ते हुए वैल्यू में उनको जमाया गया है। ओके, अब देखो एनसीईआरटी में अगर मिल जाता है आप सभी को नजर आएगी एक्टिविटी सीरीज, जहां पर सबसे पहले तो उन मेटल्स को जगह दी गई है जिनका पोटेंशियल कम है यानी नेगेटिव में है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। हाँ, अब देखो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि किसी कॉपर का हम किसी स्टैंडर्ड, आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है आपको, ठीक है। बट अगर आप बात करो, जैसे कि जिंक के बारे में बात कर रहे थे, फिर हमने कॉपर के बारे में बात की, जिंक का -0.76 और इसका 0.34 वोल्ट। ओके, तो इन दोनों को जब आप एक साथ लेकर आए, दोनों मेटल्स को, तो ये तो आपकी एनोड बन गई, ये आपकी कैथोड बन गई। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो एनोड बना है इसका जो पोटेंशियल है उसे आप कह सकते हो स्टैंडर्ड, क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आई ये चीज? तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस पोटेंशियल को आपने नाम दे दिया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमने कॉपर की बात की, कॉपर के केस में 0.34 वोल्ट है, इसे आप स्टैंडर्ड क्या कहोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, समझ में आ रही है ये चीज? शॉर्ट में अगर कहना चाहो तो इसको SOP कह लो, इसको SRP कह लो। समझ में आया ना?
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड जब अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम दिया, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल नाम दिया। अब देखो IUPAC ने अपना कन्वेक्शन दिया कि आप देखोगे जब आप NCERT में देखते हो तो जो आपकी मेटल एक्टिविटी सीरीज है ना, वो किस नाम से, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल के नाम से है। तो IUPAC ने कहा कि आप ऑक्सीडेशन टर्म मत लगाओ साथ में, आप हमेशा क्या कहोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही कहोगे। ओके, फिर चाहे वो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, वैल्यू हमेशा क्या कहलाती है, उस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल कहो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहो। ओके, तो अभी बच्चों का स्ट्रेंथ कम हो चुका है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि SRP क्या होता है, SOP क्या होता है, तो वो चीज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जगह आपको क्या कह सकते हो, आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हो। क्या रिलेशन होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।